नमस्ते सर। नमस्ते। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। स्माइल जी करते सर। हैं। थैंक यू सर। और बताओ कैसी लग, जब न्यूज मिला तो कैसा लगा? आवाज आ रही है विकास? सर न्यूज़ मिला तो अच्छा लगा। घर पे लोग काफी। जी सर, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ बताओ। हेलो। हाँ हाँ आ रही जी है। सर, घर घर जी सर, घर पे काफी लोग खुश थे। मम्मी पापा थे, भाई दूर था। तो जो है कि वो उसको न्यूज़ नहीं मिल पाया, मतलब उसको फोन पे मिला, बट घर पे पापा मम्मी थे, काफी खुश थे। बड़े पापा थे, भैया लोग आए, सब कोई काफी खुश थे लोग। काफी पट, अच्छा लगा सब। पटना से हो ना? जी सर। चलो कभी मुलाकात होगी हमारी। और बताओ तैयारी के जी सर। दौरान किस किस स्ट्रेस से गुजरे? हाँ क्या क्या चुनौती था लाइफ जी में? सर, चुनौतियां तो काफी थी। अफसर बनने का जो जो ख्वाब था वो बचपन से ही देखे थे। पिताजी फौज से रिटायर्ड थे, बाबा भी मेरे फौज से रिटायर्ड थे, तो बचपन से हम लोग अफसर बनने का ख्वाब देखे थे। उसके 12th में इंजीनियरिंग की तैयारी की, साथ साथ एनडीए एक्सेट्रा, आईआईटी बिट्स ये सब दिया। एनडीए के तो एसएसबी तक गया था, निकल गया, वहां पे हो नहीं पाया, अफसर नहीं बन पाया। अच्छा। हालांकि एआई ट्रिपल क्वालिफाई करके एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन हुआ, और वहाँ 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद एनआईटी में भी सर सीडीएस का, यूईटी का, टीजीसी का तैयारी करता था। लेकिन कारणवश फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाता था। रिटर्न निकल जाता था लेकिन फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाता था। फिर एनआईटी से कैंपस प्लेसमेंट लगा एक प्राइवेट कंपनी में। तो उधर पुणे का 1 साल में वहाँ काम किया। मैं पुणे का सिटी हेड था, तो शहर का पूरा रेवेन्यू मेरे को देखना था। बट प्राइवेट नौकरी में सर, क्योंकि जब बचपन से जब आदमी अधिकारी बनने का सपना देखता है, तो प्राइवेट नौकरी में वो फील नहीं आ पाता है। तो 2017 में मैंने तैयारी, जो है कि नौकरी छोड़ के और दिल्ली में आके तैयारी शुरू की। और स्टार्टिंग में तो सर क्योंकि हम लोग पुणे में रहते थे, अच्छा खासा फ्लैट एंड ऑल था, सैलरी थी, तो बहुत लाइफ का कंट्रास्ट एकदम पहले हफ्ते में ही पता लगने लग गया। फिर रूम लेके रहना करोल बाग के उस छोटे से रूम को अपना सब कुछ बनाया मैंने। दिन की 6 घंटे की क्लास होती थी, अच्छा। दोनों की, ऑप्शनल की और जीएस की। ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी है सर, इंग्लिश मीडियम से। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी का था, तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया। एंड 2017 से सर तैयारी चल रही थी, और अभी जाके इस 4 साल बाद जाके जो है कि एक सफलता हाथ लगी है। बीच में कई सारे सर उतार चढ़ाव थे। बहुत सारे एग्जाम दिए, किसी का पीटी तो किसी का मेंस इंटरव्यू ऐसे ही जगह रुक जाता था। सीएपीएफ का रिटन, फिजिकल, मेडिकल इंटरव्यू सब दिया, बस लास्ट फाइनल लिस्ट में 3 नंबर से मेरा रुक गया था। तो 2018 से 17 से लगा हुए थे, और कई जगह एफकैट दिया, एसएसबी में रुक गया, आरबीआई, नाबार्ड का एग्जाम, एमपीपीसीएस, अब तो यूपीपीसीएस। तो विकास सबसे अच्छा तुम ही बता सकते हो कि जब एग्जाम में लगातार फेलियर हो, जब होना होता है उस समय एकदम से लगता है कॉन्फिडेंस चला जाता है ना। लगता है कि अब क्या जी होगा, सर, हम कभी एकदम। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ होता है। तो इस टाइम को कैसे फेस की और इतने बढ़िया कमबैक कैसे किए एकदम से? जी सर, ऐसे समय पे इंसान को अपने ऊपर खुद डाउट होने लगता है। जब इतने सारे बैक टू बैक फेलियर्स मिलते हैं, तो लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ ये करके, कि मुझे कुछ और करना चाहिए। हो सकता है कि कंपटीशन इतना अच्छा है और मैं उसके काबिल नहीं हूँ। तो हो सकता है मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ। इंसान को सेल्फ पे डाउट होता है, अपने प्रिपरेशन पे, अपने नोट्स पे, अपने हर चीज़ पे डाउट होने लगता है। तो बिल्कुल बट एकदम ये होता है। ऐसे घड़ी में सर मानसिक संतुलन बनाने की बहुत जरूरत है। दोस्तों का, अच्छे दोस्त आपको मिलने चाहिए सबसे जरूरी, जिनसे आप दिन भर बात करते हैं। घर वाले आपके पॉजिटिव होने चाहिए इन सब चीजों को लेके। घर वाले आपको प्रमोट करें, आपको मोटिवेट करें। फ्रेंड सर्कल आपका अगर अच्छा होगा, तो मुझे लगता है सर कि वो, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही बन जाता है एस्पिरेंट्स का। जो स्कूल कॉलेज के रहते हैं वो सब छूट जाते हैं, क्योंकि फेसबुक, सोशल मीडिया सब बंद हो जाता है। तो यहाँ आके सब दोस्त जुड़ते हैं, वो सब टेलीग्राम पे जुड़ते हैं। तो दोस्त भी सर, अच्छे 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 दोस्त, भगवान मेरे को बहुत अच्छे दोस्त दिए कि वो लोग मेरे को मोटिवेट करते रहे, और साथ में तैयारी भी करते थे। तो अभी कोई आईईएस बना, कोई आईआईटी में गया सर, और अभी साथ में बीपीएससी में भी एक और का हुआ है। अभी साथ में एक दो लड़के और तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल का मोटिवेशन, आपके फैमिली का मोटिवेशन बहुत जरूरी रहता है। और सबसे जरूरी आपका मानसिक संतुलन रहता है ऐसे समय में, ये सब झेल के भी आगे बढ़ना। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा एक बात बताओ इसी पे ठीक है। कि ग्रुप डिस्कशन का कितना वैल्यू है एग्जामिनेशन के दौरान?
सर जैसे अब जैसे सर करोल बाग में मैं था, तो मैं तो कभी सर पेड़ वेड़ के नीचे से गुमटी उमटी रहती थी वहां पे, तो लड़के बैठ के करते थे। लेकिन उन सब चीजों में मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वो डिबेट कम, आर्ग्यूमेंट वहाँ ज्यादा होने लगती थी। कोई किसी पार्टी का सपोर्टर, कोई किसी अच्छा अच्छा। रिलीजन का सपोर्टर बहुत ज्यादा बोलता था। लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो पॉजिटिवली अगर आपको कोई समझा रहा है कि हाँ इसके पॉजिटिव नेगेटिव दे के बता रहा है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके आंसर राइटिंग में काम आएगा। आपके उसमें से कुछ एक फैक्ट आपके इंटरव्यू में आप बोल सकते हैं, आप पीटी में निकाल सकते हैं। तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा, ट्रस्टेड लोग हैं, तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा। मेरे दोस्त थे, समझाते थे सर, बड़ा मेरे को हेल्प किया मेरे फाइनल सिलेक्शन में उन्होंने। एंथ्रोपोलॉजी लेने का क्या कारण है? ये तो एकदम से थोड़ा सा हट के सब्जेक्ट है ना, तो इसको क्यों चुना? जी सर। हाँ जी सर। सर जब मैं जॉब में ही था, तो मैंने दो तीन जब मैं सोचा था कि मैं अब मैं फुल टाइम शुरू करूंगा, तो मैंने दो तीन सब्जेक्ट्स की मैंने रिकमेंडेड बुक्स मंगवाई। एक फिलोसफी की भी मंगवाई थी, और एंथ्रोपोलॉजी की मंगवाई थी, और सोशियोलॉजी की मंगवाई थी। तो क्योंकि मेरे दोस्त फिलोसफी ले रहे थे, तो मैंने मंगवाई। मेरे को ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, अच्छा। और सोशियोलॉजी भी मुझे ठीक लगा। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी मेरे को लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सर मेरा बायोटेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड था। तो मेरा काफ़ी सारा सब्जेक्ट इस पे ओवरलैप कर रहा था, सेल टेक्नोलॉजी और डीएनए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए जो है कि सर एंथ्रोपोलॉजी की तरफ झुकाव भी बढ़ गया मेरा। बुक लिस्ट क्या है इसके लिए? कौन कौन सी किताब को फॉलो की, क्या किए? सर एंथ्रोपोलॉजी के लिए तो मैंने प्रॉपर वाजीराम से कोचिंग की थी 2017 से 18। एंड एम्बर एंड नंबर की किताब आती है, उसको मैंने फॉलो किया। उसमें अच्छे खासे डायग्राम्स हैं। अगर आप आंसर अपने जब लिखते हैं एंथ्रोपोलॉजी को, उसके डायग्राम्स आपको इंक्लूड करने हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिवली डायग्राम्स दिए गए हैं। इसके बाद सर यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बानिया की वेबसाइट है, उस पर बहुत डिस्क्रिप्टिवली पूरा आपके एंथ्रोपोलॉजी के एक एक सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया है। तो उससे आपको सिलेक्टिव आर्टिकल, सिलेक्टिव हेडिंग्स उठा के वो पढ़ना, उसके नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। तो और ऊपर से सर सबसे जरूरी बात, जैसे पिछले प्रीवियस ईयर यूपीएससी टॉपर जैसे श्रेयस कुमार सर जो हैं, एआईआर रैंक 4 या 5 था, उन सब का पूरा डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू है। तो उन्होंने बताया था कि आप एवरनोट पे ऐप है एक, उस पे आप अपने नोट्स बनाइए, उसके थ्रू आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़िए। एक एक सब्जेक्ट के चार चार, एक एक टॉपिक के चार चार पांच पांच क्रॉस क्वेश्चन होने चाहिए आपके पास, और बिल्कुल। उसके आंसर्स आपको रेडी होने चाहिए। तो उस हिसाब से उनका नोट्स ही एक बहुत बड़ा गाइड है सबके लिए जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना चाहता है। तो उनको भी मैंने बहुत फॉलो किया। अभी तो अच्छा, तो इसीलिए तो सर। अच्छा लग रहा होगा कि उस समय श्रेयस सर गाइड कर रहे थे, अब उस जगह पे आ गए हो जी गाइड करने के लिए, है ना? जी सर, श्रेयस सर के बराबर तो अभी पहुंचने में बहुत समय है सर, लेकिन ये ठीक है है। कि जो थोड़ा बहुत पूछे मेरे से, मैं उनको यही सब बता सकता हूँ कि ये सब चीजें आप एंथ्रोपोलॉजी के लिए पढ़ें। इवन सर कोई भी सब्जेक्ट का टॉपर होता है, उसका उनका एक बहुत अच्छा, वो लोग कहीं ना कहीं पे उन्होंने बहुत अच्छा नोट्स प्रिपेयर किया रहता है आपको हम्म। गाइड करने के लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन सबसे यही है कि आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिलोसॉफी हो, आप यूपीएससी के टॉपर्स का देखिए, और उनकी जो बुक लिस्ट है और उनकी स्ट्रेटेजी है, एवर नोट्स पे नोट्स कैसे बनाते हैं, या किसी भी ऐप पे नोट्स बनाना, हर एक सब्जेक्ट पे 5 से 6 क्रॉस क्वेश्चन, उसके मॉडल आंसर कैसे होने चाहिए, शॉर्ट हैंड राइटिंग कैसे होगा, ये सब चीज़ उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। तो आप उसको फॉलो करिए, और जरूर आपको कामयाबी मिलेगी उसके थ्रू सर। अच्छा, एक सवाल अक्सर हाँ होता क्या है ना, जब ऑप्शनल के लिए सजेस्ट किया जाता है तो सवाल ये आता है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, जी सोशियोलॉजी है, सर। कुछ कुछ इकोनॉमिक्स है, तो उसमें अगर मेरे पास कोई आता है ना, वो बोलता है कि सर बीपीएससी के लिए नोट्स नहीं मिल रहा, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप यूपीएससी का नोट्स फॉलो करो। जी ठीक सर। है। तो उनका कहना है कि सर वो तो यूपीएससी का सिलेबस है, ये बीपीएससी का सिलेबस है, तो यूपीएससी और बीपीएससी में एंथ्रो के अंदर खास करके क्या जी सर। सिलेबस में कितना अंतर है? सर सिलेबस में काफी अंतर है। ऐसी बात, सही बात है सर, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस काफी वाइड है, और एंथ्रो में काफी चीजें, जैसे 3 क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिलता है चूज करने का। एक पूरा का पूरा आप सेक्शन आप स्किप कर सकते हैं, 2A या 2B करके डिवाइड किया रहता है। तो यूपीएससी से काफी सिंपल है बीपीएससी का एंथ्रोपोलॉजी, मतलब बिकॉज इन टर्म्स ऑफ कंटेंट आपको क्या प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे अच्छा गाइड अगर एंथ्रोपोलॉजी बीपीएससी के लिए है सर, तो एक एंथ्रोपोलॉजी की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक होती है, ये वाली जो 20 रुपए की हाँ। मिलती है छोटू बुक स्टॉल और इन सब पे, ये हम्म हर सब्जेक्ट की मिलती है। हम्म। मेरा सबसे रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको लीजिए, और इसके अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और उसके ट्रेंड देखिए। और इसके ट्रेंड देखने से आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे आ रहे हैं, और कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। तो वो सब क्वेश्चंस जो हैं कि आप अपने से उसके आप तैयार आंसर्स करिए। प्रिपेयर कर सकते हैं।
एंड एंथ्रोपोलॉजी सर जैसा सब्जेक्ट है, इसका इसका इंग्लिश में नोट्स नहीं मिलता है, इसका हाँ, ये मैं हिंदी में अगला मिल यही रहा है पूछने वाला बीपीएससी के था लिए। कि नोट्स या सॉल्व पेपर है कि नहीं इसका मार्केट में। जी सर बीपीएससी के लिए इसका जो है कि सॉल्व पेपर आपको हिंदी का है, इंग्लिश का नहीं है। तो सर ये विडंबना मेरे को भी हुई थी जब मैं इसका मेंस देने जा रहा था, तो मैंने हिंदी की जो आंसर शीट है, कोई सर थे क्वालिफाइड, वो 55th में शायद क्वालिफाइड थे, उनकी मैंने आंसर बुकलेट ली। अच्छा। एंड सर मैं क्या करता था, वो हिंदी वाली बुकलेट को मैं गूगल ट्रांसलेट से स्कैन करके उसको, उसके आंसर्स को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं अपने फिर वो नोट्स बनाता था वर्ड पीडीएफ में। और उससे वैसे मैंने, क्योंकि कई सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए और उसका उतना अच्छा कंटेंट मेरे को यूपीएससी पे नहीं मिल रहा था जैसे बीपीएससी को चाहिए, तो मैं उसको स्कैन करके उसको पीडीएफ बनाता था और उससे फिर मैं पढ़ता था और उसके आंसर्स मैं वैसे लगाता था। अच्छा, करंट जी सर। अफेयर्स एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब 100 में से जी 90 बार सवाल हमसे सिर्फ करंट अफेयर्स का पूछा जाता है, वो प्रीलिम्स हो कि मेंस हो। अभी जी सर। 66 के मेंस होना है, अभी 2 महीने में हो जाएगा। करंट जी अफेयर्स को सर। कैसे तैयार करें इसके लिए? जी सर, करंट अफेयर्स में सबसे बड़ी चीज़ है कि सर आपको लास्ट 7 मंथ्स का एटलीस्ट आपको करंट अफेयर्स के ऊपर ग्रास्प होना चाहिए। वो आपकी डेली न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस आपको कुछ ना कुछ अच्छे, जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया करके एक चैनल है, और ऐसे कई सारे चैनल है, आईएएस बाबा हैं, तो ये सब चैनल्स आपको डिस्क्रिप्टिवली आपको एक एक न्यूज़ समझाते हैं। हम्म। और यूट्यूब पे भी सर चैनल है, जैसे आपको अगर बहुत डिफिकल्टी हो रही है कोई टॉपिक समझने में, इकोनॉमी के ट्रेंड समझने में, तो आपको बहुत अच्छे से वो समझाते हैं। हम्म। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इन सब को रेगुलरली फॉलो करिए। आप पेंडिंग पे नहीं छोड़ेंगे कि मेरा जब एग्जाम पास आएगा तब मैं उठाऊंगा, क्योंकि फिर वो सारे करंट अफेयर्स आपस में खिचड़ी बन जाती है। तो आप अगर उसको रेगुलरली फॉलो करते हैं हम्म। तो आपको जो है कि लास्ट मोमेंट में उसका एज मिलता है। और पीटी के लिए और मेंस के लिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स को लेके अलग अप्रोच है। पीटी के लिए आपको फैक्चुअल पढ़ना है, एकदम फैक्चुअल। आपको उसके लिए कई सारी बुक्स मिल जाती हैं, और वो बुक्स में वन लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं, वो वन लाइनर ही क्वेश्चन आपको रिटर्न का मतलब आपको अपने से लिखना है पेज पे, और अच्छा। उसको आपको एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करना है। बट मेंस के लिए आपको सब्जेक्टिव आंसर चाहिए, तो आपको उसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है। आपको तभी आपका आंसर का फ्लो बनेगा। साथ ही साथ आप मैं जैसे कहा सर, प्रीवियस ईयर के टॉपर का अगर आप आंसर शीट देखेंगे तो उन्होंने लेजिबल हैंडराइटिंग, साफ सुथरी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। आपको जो है कि बबल्स बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, ज्यादा कट कट मार्क्स नहीं होने चाहिए, तो ये सब चीजें आपके फ्लो फेवर में चार्ट काम करती बनाना हैं अगर। कितना इंपॉर्टेंस रखता है? जी सर, फ्लो चार्ट बनाना इम्पोर्टेंस तो किसी भी एग्जाम में सर रखता है, क्योंकि जितना आप एग्जामिनर का काम आसान करेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा वो। तो आप अगर फ्लो चार्ट से समझा पाते हैं तो एग्जामिनर वो फ्लो चार्ट देख के समझ जाएगा कि इस कैंडिडेट को नॉलेज है और ये आगे 4 पेज में इसी को डिस्क्राइब करेगा। तो वो पहले से ही उसका एक लीनियंट मोड रहेगा कि हाँ ही नोज, उसको वो आंसर देंगे। वही अगर आपने 5 पेज बस ऐसे लिखा है तो कैंडिडेट के लिए भी हेडेक है, वो एग्जामिनर के लिए भी हेडेक है, क्योंकि वो दिन में इतने सारे पेपर चेक करते हैं। तो हम्म। उनका आप काम जितना आसान करेंगे आपको उतना नंबर वो देंगे। तो आप, मेरा सजेशन यही रहेगा कि फ्लो चार्ट बनाइए, बबल बनाइए, और बुलेट पॉइंट्स में लिखने का प्रयास करिए, ताकि आपका आंसर सुंदर लगे देखने में और आपको नंबर भी एग्जामिनर अच्छे दें। अच्छा, ये भी एक सवाल है, ये सवाल अभी मैंने किसी से नहीं पूछा। मेंस जी आंसर सर। सीट के अंदर पैराग्राफ में लिखना चाहिए, बुलेट फॉर्म में लिखना चाहिए, कौन सा फॉर्म सबसे बेहतर होता है? सर देखिए, पैराग्राफ में सर बात यही है कि अगर पैराग्राफ में हम लिखते हैं तो वो पांच, हमको एक एक क्वेश्चन पे शायद 4 से 5 पेज हमको लिखना है, क्योंकि 35 मार्क्स, 37 मार्क्स का 25 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप 5 पेज बस ऐसे लिखा हुआ है तो एग्जामिनर को भी वो एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, तो उसको भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा आपका आंसर पढ़ने में। तो अगर आप उसको फ्लो चार्ट, बबल्स, बुलेट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करते हैं, तो आप इंटरव्यूअर को पता है, एग्जामिनर को पता रहेगा कि हाँ मेरे को ये वर्ड, उसको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उस पे उसकी नजर जाएगी, और वो आपको बिना पढ़े उसका आंसर, उसको आइडिया लग जाएगी कैंडिडेट को आंसर पता है। तो उससे आपको बहुत एज मिलता है एग्जाम में। आप जो भी हैं, जितने भी, आप जब भी आंसर प्रैक्टिस करें, पहली बात तो ब्लैंक पेपर पे करें, और दोनों तरफ पेपर के मार्जिन बना के करें, क्योंकि हम लोग को जो आंसर शीट मिलती है एग्जाम में उसके दोनों तरफ मार्जिन बनी रहती है। तो आपको हैबिट रहेगा कि मेरे को उतने ही स्पेस में लिखना है, आप कभी मार्जिन क्रॉस ना करें। और उसके अंदर लिखने के अंदर आंसर जब लिख रहे हैं उसमें आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, डायग्राम भी बहुत जरूरी है। कई कई ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना ही, अगर आपका स्पेशली ज्योग्राफी ऑप्शनल है
तो इंडिया का मैप आपको विद इन 30 सेकेंड्स आपको बनाने का प्रैक्टिस होना चाहिए, वर्ल्ड का मैप प्रैक्टिस होना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी में भी सर कई सारे डायग्राम्स थे, कई सारे प्राइमेट्स के स्केलेटन बनाना, हैंड का वो बनाना, तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। हिस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो स्तूपा आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आया था, तो स्तूपा बनाना, आपको स्तंभ आर्किटेक्चर पे पूछा गया था अशोक के ड्यूरिंग। तो हर आंसर में आपको हो सके जितना आपको डायग्राम्स और फ्लो चार्ट से आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो ही एग्जामिनर को लगेगा कि एक होलिस्टिक आंसर बनाया गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझा रहे हो। और एक बात बताना कि अभी जो जी सर। नए स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे नए जी स्टूडेंट सर। हमसे क्या पूछते हैं कि सर स्टार्ट कैसे करें, समझ में ही नहीं आता कि आखिर शुरुआत कैसे करें। बिल्कुल फ्रेशर हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो जी सर। स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए। जी सर, जो स्टार्टिंग का फेज होता है अच्छा, एक वो और एक्चुअली में काफी। साथ में ये भी बताओ कि रूटीन कैसे फॉलो करें, जी कौन सा सर। रूटीन। जी सर। सर जो है कि स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, आपको ग्रेजुएशन जस्ट खत्म हुआ रहता है और कुछ आइडिया नहीं रहता, आप सीधा इस फील्ड में आते हैं। तो आपको ऐसे में एक 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 अच्छे मेंटर की आपको जरूरत है, क्योंकि अंधेरे में बैठ के कोई नहीं पढ़ सकता है। तो एक अच्छा, जैसे सर मैंने आपको भी पर्सनल बात पे ही बताया था कि आपसे इंटरव्यू आपने जब लिया था तो उससे मेरा दिमाग खुला था। जीएस के जब मेंस का मैं तैयारी कर रहा था तो फिर आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते थे, फिर दो चार चैनल के और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते थे। तो एक अच्छे मेंटर की होने की बहुत जरूरत है। आप कैंडिडेट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छा मेंटर सोचिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कोचिंग जाने के, नहीं जाने के, तो इंटरनेट पे बहुत सारे, यूट्यूब पे है, आपका चैनल हो गया सर, और उसके बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो गया, सबका योगदान रहेगा। टेलीग्राम पे हो गया, आपको वो पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताएंगे। एक अच्छा टेस्ट सीरीज अगर आप पकड़ते हैं तो टेस्ट सीरीज आपका रूटीन बांध देता है कि इस हफ्ते में आपको हिस्ट्री के ये से ये पढ़ने हैं और संडे को आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो और अगले हफ्ते ये पढ़ेगा, ये एग्जाम लिया जाएगा। तो ऐसे आप अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका सब्जेक्ट भी कवर होते रहेगा, और हर वीकेंड के वीकेंड आप एग्जाम देते हैं तो आपका उस पर ग्राफ बना रहेगा। नेक्स्ट वीकेंड आप नया सब्जेक्ट उठाने से पहले संडे इवनिंग या मंडे मॉर्निंग को आपको जो पिछले वीक पढ़ा उसको रिवाइज करिए, तब आप आगे बढ़िए। तो ऐसे आपका रिवीजन करते हुए आपको अपना सब्जेक्ट आगे लेके जाते रहना है। और रूटीन सर, क्योंकि मैं करोल बाग में एक रूम में रहना, बहुत 6-6 घंटे क्लास होती थी, तो 2017 से 18 बहुत हेक्टिक लाइफ चला। 18 में दिल्ली में ही था, बट थोड़ा कोचिंग खत्म होने के बाद मैं थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो गया था रमेश नगर में। अच्छा, तो वहां पे सर ओपन एरिया थे, तो मैं शाम को एक्सरसाइज करना शुरू किया, क्योंकि रूम में बंद बंद आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत बिल्कुल इफेक्ट बहुत दिक्कत करता है। होती है। जी मैं जी भी सर। तो मुखर्जी नगर में रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है। जी खिड़की भी सर, वो नहीं, कितने रूम की क्राउडेड स्पेसेस होते हैं। खिड़की भी नहीं जी होती सर। है, धूप भी नहीं जी सर। आता है, मतलब बहुत पेनफुल रहता है वहां पे। बहुत बहुत पेनफुल माहौल रहता है। तो वैसे में सर इंसान को अपना मेंटल स्ट्रेंथ बनाने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरत है। ये फिजिकल एक्टिविटी जब तक आपकी चलती रहेगी, आपके दिमाग में ब्लड का, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ते रहेगा, तो आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी। तो सुबह आप हो सके तो, अगर जो सुबह उठ सकते हैं तो वो सुबह उठ के पढ़ के शाम को जल्दी सो जाइए। मेरे से सर उतना सुबह उठा नहीं जाता है, तो मैं रात को थोड़ा देर तक पढ़ लेता हूँ, और सुबह मैं 9 बजे तक उठता हूँ, 8:30-9 बजे तक। ठीक है। और मैं रात को 1-1:30 बजे तक पढ़ते लेता हूँ। शाम को मेरा 5:30 से 6:30-7 बजे तक का एक्सरसाइज का समय रहता है, तो मैं रोज शाम को स्किपिंग करता हूँ और वेट लिफ्टिंग करता हूँ, कि मेरे बॉडी का जो शेप बना रहे और मेरा दिमाग चलते रहे। तो एनर्जी आप रहती है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत। जी सर, एनर्जी रहती है। रात को सोने में बेड पे लेटते ही नींद आ जाता है, आपको थॉट्स नहीं आते हैं, और मॉर्निंग में आप फ्रेश फील करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी सबके लिए मैं कहूँगा बहुत जरूरी है। आपको एक रूटीन बांधना पड़ेगा कि आप इतना घंटा पढ़ रहे हैं और खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, लेकिन 6 to 6 आवर्स आपको मिनिमम देना पड़ेगा पर डे, 6 to 7 आवर्स इस एग्जाम के लिए। चलो, बहुत अच्छा रूटीन, बहुत अच्छा बताया। तो जी भी है सर। अभी न्यू, मतलब खास करके जो नए स्टूडेंट्स होते हैं ना। अच्छा, ऑप्शनल पेपर चूज करने, ये भी बहुत बड़ा सवाल कि आखिर ऑप्शनल जी पेपर सर। डिसाइड कैसे करें। सब मुझसे पूछता है, क्या जी पता है सर। क्या मैसेज आएगा या कॉल आएगा, सर कौन सा ऑप्शनल पेपर ले। अभी तो बड़ा द्वंद की स्थिति है कि डायरेक्ट कैसे बताया जाए कौन सा लिया जाए। तो चूज जी करने जी का जी आधार क्या होना चाहिए। जी। सर जैसे कि अगर हम देखें अभी का, अगर हम देखें 64 का रिजल्ट, तो 10 में से 6 मैथमेटिक्स की, 5 मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, एक इंग्लिश ऑप्शनल है। तो लोगों को लगेगा, पिछले साल सर हिस्ट्री का भी यही हाल था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बहुत टॉपर आए। तो लोगों को हर साल ये एक ट्रेंड सेट होता है कि आपको ये सब्जेक्ट लोगे तो आप क्लियर कर जाओगे। लेकिन सर बात ऐसी नहीं है। बात है कि
साइंस ऑप्शनल जो होते हैं, मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग के ऑप्शनल हो गए, उसमें मार्क्स ज्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सॉल्व हो गया तो मार्क्स मिलना ही है। लेकिन आपको ये चीज लेके भावुक होके नहीं लेना है ऑप्शनल, कि मैं अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं तो मैं भावुक होकर मैथ्स नहीं ले सकता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी लिमिटेशन क्या है। आपको अपने दिमाग का यूज करना है कि मैं मेरे को इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में आ रहा है पढ़ने में। जैसे कि मैंने भी एंथ्रोपोलॉजी लेने, भले ही मेरा बैकग्राउंड बायोटेक था, लेकिन मैंने फिलोसॉफी की एक बुक मंगवाई थी अमेजोन से ऑर्डर करके। उसको मैं 10 दिन पढ़ के देखा कि कैसी है, फिर सोशियोलॉजी पढ़ के देखा, फिर एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ के देखा। तब मैंने डिसाइड किया कि एंथ्रोपोलॉजी मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है थोड़ा। तो उसी हिसाब से स्टूडेंट कैंडिडेट, जैसे अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से, तो आपको नेचुरल है कि आपका पढ़ा हुआ ही चीज आपको देना है। तो आप, मेरे जहां तक एडवाइस है कि बीपीएससी में खासकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी काफी रैंक देते हैं, क्योंकि कैंडिडेट भी काफी रहते हैं और मार्किंग अच्छी होती है। और आपका अगर इन सब में है ऑप्शनल, तो आप ले सकते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छा ऑप्शनल है, आपको रैंक दे देगा। आपका स्कोरिंग ऑप्शनल भी है। 63rd के टॉपर थे कई सारे लोग, 63rd में ज्योग्राफी हिस्ट्री से निकले हैं। इस बार भी अभी मार्कशीट आएगी तो सर पता चलेगा, काफी लोग इधर भी होंगे। भी बहुत सारे जो तो अपने आप, साथ बहुत सारे अपने साथ जुड़े हैं, उसमें ज्योग्राफी ऑप्शन बहुत निकल रहा है। जी सर, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल सर, उसको बीपीएससी में एवरग्रीन ऑप्शनल बोला जाता है, कि आप अगर लेते हैं तो आपका होना ही है ज्योग्राफी से। मेरे भी मित्र हैं जो तैयारी कर रहे थे, ज्योग्राफी ऑप्शनल था उनका, साथ में हुआ है मेरे इसी 64th में। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, ये सब आप बीपीएससी में आराम से ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि टॉपर मैथ्स का है, मैं भी मैथ्स लूंगा, तो ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे में आप फंस जाएंगे। 6 महीने, कईयों को मैंने देखा है कि 3 3 बार, 2 2 बार अपना ऑप्शनल चेंज करते हैं, कि मैं दूसरा ऑप्शन लूंगा, तीसरा ऑप्शन लूंगा। तो ऐसे में आपका समय, आपका रिसोर्स बर्बाद होता है। एक ऑप्शन लीजिए और उसको अपना अपना टाइम जुडिशियसली उस पर दीजिए, उसको प्रिपेयर करिए, और रैंक जरूर आएगा। गूगल में सर्च होने लगा है, पता है क्या? 64 क्या सर? टॉपर ऑप्शनल सब्जेक्ट, जी सर, वो तो है ही। ये शुरू वो हो तो गया है। होगा ही सर। अब क्या होगा, जो नए स्टूडेंट नहीं आएंगे उनको लगा अच्छा इससे टॉप किया जा सकता है, ले लेते हैं। और पता नहीं चला नहीं अगले साल सर, सब ये मिलकर गलती उस नहीं ऑप्शनल करना। को डुबा देगा। क्योंकि जब जी तैयारी जी, नहीं है, वैसे ही इंटरेस्ट होता नहीं है। है, तो क्या होगा ऑप्शनल के साथ? जी सर, वही बात है। नए और स्टूडेंट के जो टॉपर, जी बताओ बताओ। बोलिए सर। नहीं, हम कह रहे हैं कि नए स्टूडेंट के बारे में कुछ और सजेशन देना चाहोगे? हाँ सर, नए स्टूडेंट्स के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जब तैयारी करने आते हैं, तो ये इसको एक पूजा मान के करिएगा। आप इसको एज अ हॉबी मत करिएगा, क्योंकि घर वालों की उम्मीदें लगती हैं। अगर लड़का तैयारी भी करना शुरू करता है, तो घर वालों की आस लग जाती है, क्या पता कल को मेरा लड़का अधिकारी बने। रिसोर्स लगते हैं, कितने सारों की उम्मीदें आपके ऊपर होती हैं। तो आपको तैयारी के ड्यूरिंग फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एंड जितना हो सके सोशल मीडिया से आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों को देखेंगे घूमते हुए और मस्ती करते हुए, फोटोज डालते हुए, तो नेचुरली आपको मोरल डाउन हो जाएगा आपका। मैंने बंद कर दिया था। बीच में कभी कभी 6 6 महीना, 8 8 महीना पे भी खोलता था कि देखते हैं क्या हो रहा है दोस्तों के साथ, और 10 मिनट भी नहीं देखा जाता था मेरे से। मैं बंद करके फिर मैं छोड़ देता था, क्योंकि कई दोस्त अच्छे जगह हैं, तो आपको देख देख के वो बॉक डाउन नहीं होना है, आपको उसको एज अ मोटिवेशन लेना है कि मेरे को और अच्छा करना है, मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप सोशल मीडिया से सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दूर रहिए, और तैयारी डेडिकेशन के साथ करिए। अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड करिए, जो आपको लगे कि हाँ, इसके बात में दम है, ये पढ़ता सही है, इसके बैड हैबिट्स नहीं है, ज़्यादा घूमने वाले नहीं। और जहाँ रहिए, घर पे रहिए, ज़रूरी नहीं है सबके दिल्ली जाए या पटना आके कोचिंग करे। आप घर पे भी एक अपना माहौल रूटीन सेट कर देंगे, एक रूम ले लेंगे, तो घर वाले भी समझेंगे कि हाँ, इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। डेली आप, जियो का नेट है, आप जियो का नेट यूज करिए, आप लैपटॉप से पढ़िए, मोबाइल से पढ़िए, जरूर आपका रैंक आएगा। लेकिन आपको 100% ट्रू रहना पड़ेगा कि मैं कर रहा हूँ। मेरा खुद सर 22 फेलियर के बाद मेरे को ये मिला है, तो मुझे पता है कि डेडिकेशन और मतलब कितना जरूरी है किसी का फोकस वैसे रहना। 22 फेल्योर के फोकस बाद टूट मिलना जाता है सर। बहुत बड़ी, ये तो चींटी वाली कहावत है ना, कि चींटी ऊपर जा रही है, गिर रही है, फिर चढ़ रही है, अंतिम में चढ़ गई, तो वही जी कहानी सर। कुछ हुआ। तो ये जी बहुत सर। बड़ी जी बात सर। है, और इसके बाद इतनी अच्छी सफलता, तो अच्छा लगता है। चलो विकास, अच्छा लगा बात करके, है ना? ऑप्शनल पेपर के बारे में सर भी जान, आपका आवाज कट गया। कह रहे कि अच्छा लगा बात करके। आवाज आ रही है? हेलो। आवाज कट रही है क्या? हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? नेटवर्क तो है।
आ रही है विकास आवाज? जी सर, आ रही है, आवाज कट गया था सर। जी हम सर। कहेंगे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जी बहुत सर। लोग इंस्पायर्ड होंगे। ये जो 22 अनसक्सेस के बाद सक्सेस देखना आसान नहीं होता, और इस लेवल पे जी टिके सर। होना, और काम जी होके सर। एकदम शांत होके, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जी अभी सर। तैयारी जारी रहेगी आगे भी? जी सर, अभी 66 का मेंस देना है और फिर यूपीएससी भी देना है, तो तैयारी तो जारी रहेगी यूपीएससी सर। देना है ना? जी सर, यूपीएससी देना है, चलो बढ़िया से, अच्छे, अक्टूबर में है सर। बहुत अच्छे से तैयारी करो। अब तो कॉन्फिडेंस आ ही गया जी होगा, सर। यहाँ तो है ही है, उसको जी ऊपर सर। करना, राइट? है ना? जी सर, अब ऊपर बढ़ना है, यस सर। ऊपर बढ़ना है। एक एक मजबूत जी बेस सर। तैयार हो जाता है ना, तो तैयारी करने का मजा अलग होता है। अभी यस सर। किससे बात हो रही, प्रदीप से बात हो रही थी, तो प्रदीप का कहना था कि सर जब नौकरी हो जाती है ना, तो दो ऑप्शन भी रहता है ना, कंफ्यूजन, तो भी सही ऑप्शन पे ही टिक लगता है, क्योंकि अरे, कॉन्फिडेंस रहता है। तो जी सर, ये बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है सर। ठीक है विकास, अच्छे से तैयारी करो, फिर हम लोग की मुलाकात होगी, जी सर। और जब भी होगा तो जी हम, सर। जरूरत होगी तो हम बताएंगे, तो आके गाइड जी करते सर। रहेंगे इसी तरह से, है ना? जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत थैंक यू।